अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ कि आप सारे के सारे खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घर पे पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह एनईटी के पास पेपर्स को डिस्कस करेंगे जो कि एनईटी में आपसे पूछे गए। सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू एंड विदाउट एनी डिले लेट स्टार्ट अ टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 1। If a equals to 2i plus aj plus k and b equals to 6i minus का 3j plus का 2k, both vectors are perpendicular to each other, then the value of a is। अब देखो ये जो सवाल है ये हमारा लिया है डॉट प्रोडक्ट से। ये सवाल हमारा कहाँ से लिया गया है? ये सवाल हमारा लिया गया है डॉट प्रोडक्ट से, ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में हमारे पास ये होता है कि जो डॉट प्रोडक्ट है उसका फॉर्मूला होता है दैट इज a डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये उसका फॉर्मूला होता है। अब वो हमसे क्या कह रहे हैं? वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप जो है जो ये ए वेक्टर है, ठीक है, सॉरी जो आपके पास जो ए वैल्यू है, ठीक है, इस ए की वैल्यू आप निकाल के बताइए, ठीक है। अब ये जब हम ए की वैल्यू निकालेंगे ना और फाइंड द वैल्यू वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, फाइंड द वैल्यू ऑफ एनीथिंग, ये हम लोग निकालते हैं डॉट प्रोडक्ट की रिस्पेक्ट से, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले अप्लाई करके, ठीक है। अब इसमें होता ही है कि हमारे पास यहाँ पे लाजमन और हमेशा और 100% जो है यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी हुई होती है कि वो कंडीशन हमारे पास ये होती है कि जो दो वेक्टर्स हैं यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं ये हमारे पास हो जाए परपेंडिकुलर। ये हमेशा जो है वो हमें ये कंडीशन दी हुई होगी। अगर ये कंडीशन हमें नहीं दी हुई होगी तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं कर सकते। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारे पास ये दो वेक्टर्स हैं, आप ए की वैल्यू निकालिए, ठीक है, और कब निकालिए कि हमारे पास जो दोनों के दोनों वेक्टर्स हैं ये दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाए। परपेंडिकुलर होने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो थीटा आ रहा है, थीटा की जगह पे आप लिख दें 90 डिग्री, और जब आप थीटा की जगह पे 90 डिग्री पुट करेंगे तो cos 90 जो होता है वो आपके पास होता है जीरो। यानी कि पूरा ए बी cos थीटा जो था ये आपके पास आ रहा है जीरो। तो यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये बच गया a डॉट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि थीटा जो है बेसिकली आपके पास एंगल है बिटवीन द ए वेक्टर एंड द बी वेक्टर। और क्वेश्चन में हमें वाली बात गिवन है कि हमारे पास जो थीटा बन रहा है यहाँ पे वो 90 डिग्री है, क्योंकि दोनों के दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो थीटा 90 cos 90 जीरो। अब ना अब हमने जो है वो ए डॉट बी को मल्टीप्लाई करना है। ए की जो मेरे पास वैल्यू आ रही है जनाब वो आ रही है 2i प्लस ए जे प्लस के, ये मेरे पास जो है वो ए की वैल्यू है। बी की जो मेरे पास वैल्यू है वो आ रही है 6i माइनस 3j प्लस 2 के, ये मेरे पास जो है वो बी की वैल्यू इक्वल टू जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट की मल्टीप्लिकेशन हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है कि आई वाला मेरे पास आई से मल्टीप्लाई होगा, ये आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा, ये जे वाला मेरे पास जो है वो जे से मल्टीप्लाई होगा, और जो मेरे पास ये के है, ठीक है, ये के वाला मेरे पास जो है वो के से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। ओके, सो नाउ जब मेरे पास आई वाला आई से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास जो बनता है वो आई डॉट आई बनता है, ठीक है, और आई डॉट आई मेरे पास जो बराबर होगा वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो यानी कि 6 टू सा कितना होगा? 6 टू सा मेरे पास होगा 12। ये देखें, ये आई है, इस आई के बराबर मेरे पास 2 है, ये मेरे पास जो आई है ये मेरे पास इस 6 से मल्टीप्लाई होगा, ये मेरे पास जो मल्टीप्लाई होगा ये 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो मेरे पास 6 टू 12 बनता है, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 12 और इनका साइन भी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना। प्लस का ए जे जब मल्टीप्लाई होगा मेरे पास माइनस के 3 जे के साथ, तो जे डॉट जे 1 होता है, और जब 3 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3 ए। अब क्योंकि यहाँ पे मेरे पास माइनस का साइन है और वहां पे मेरे पास ए के साथ प्लस का साइन है, तो माइनस प्लस मेरे पास होता है माइनस, तो माइनस का 3 है, ठीक है। नाउ के डॉट के मेरे पास होता है 1 के, ठीक है, और जब 2 मेरे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आंसर आएगा डेट इज 2, और साइन मेरे पास लगेगा पॉजिटिव का, तो प्लस का 2 मेरे पास ये आ गया इक्वल टू जीरो। नाउ ये जो मेरे पास -3 है, अगर मैं इसको वहां ले जाऊंगा तो ये मेरे पास प्लस का बन जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 12 प्लस 2 इक्वल्स टू 3 है, ठीक है। नाउ 12 प्लस 2 मेरे मेरे पास बराबर होता है 14 के इक्वल्स टू 3 है, और इस 3 को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास a इक्वल्स टू 14/3। यानी कि मेरे पास जो a है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? मेरे पास जो a है उसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है 14/3, विच इज द राइट आंसर। के डॉट प्रोडक्ट का बेसिकली आपके पास क्वेश्चन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज डिपेंड अपॉन। अब देखो हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है वो होती क्या है, थोड़ी सी डिटेल में चलते हैं। ये हमारे पास लिया गया है फ्लूइड डायनेमिक्स से क्वेश्चन, ठीक है, या फ्लूइड स्टैटिक्स से या फ्लूइड डायनेमिक्स से, ठीक है। आप इसको कह सकते हो कि ये फ्लूइड से क्वेश्चन आया है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि विस्कोसिटी क्या होती है। विस्कोसिटी हमारे पास जो होती है वो इंटरनल रेजिस्टेंस
और फ्लूइड होती है। मेरे पास विस्कोसिटी क्या होती है? मेरे पास विस्कोसिटी होती है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फ्लूइड। ये मेरे पास कहला रही होती है विस्कोसिटी। ठीक है ना? फ्लूइड क्या होता है? अब हमारे पास जो फ्लूइड होता है, देखो अगर आपको चाहते हो ना कि आपके फिजिक्स में पूरे मार्क्स हैं, और चाहते हो कि आप किसी भी चीज में जो है वो एक्सीलेंट हो जाओ, तो इसको सबसे आसान ऐसा तरीका ये होता है कि किसी भी चीज को उसकी बेस से पढ़ना स्टार्ट हो जाओ। ठीक है? फिर आप उस चीज में ऑटोमेटिकली एक्सीलेंट हो जाओगे। ठीक है? सो नाउ विस्कोसिटी क्या होती है? मैंने कहा विस्कोसिटी हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है या फिर फ्रिक्शन है। ठीक है? किसमें होती है? फ्लूइड्स में होती है। नाउ फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड हमारे पास कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि फ्लो कर सकता है। ठीक है? उससे हम लोग कह रहे होते हैं फ्लूइड। जैसे हमारे पास तमाम के तमाम गैसेस हैं, और हमारे पास तमाम के तमाम जो लिक्विड्स हैं, वो हमारे पास कहला रहे होते हैं फ्लूइड। ठीक है? एक तो डेफिनेशन हमारे पास फ्लूइड की जो। अब हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है ना, इसको हम लोग इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल ले चलें। ठीक है? जो कि मुश्किल भी नहीं है। अगर हम थोड़ा सा एडवांस लेवल ले सकें और अगर इसको हम लोग ग्राफ से समझें, तो यहाँ पे हमारे पास बनता है शेयर स्ट्रेस। सर ये शेयर स्ट्रेस कहाँ से आ गया? और यहाँ पे हमारे पास बनता है du/dx। सर ये डी ओवर डी एक्स कहाँ से आ गया? ठीक है, देखो हमारे पास ये होता है कि जब हम फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ते हैं ना, या जिससे हम लोग मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल भी पढ़ते हैं, या जिससे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स भी कहते हैं, तो जब हम लोग ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं, मैकेनिक्स के कोर सब्जेक्ट्स हैं ये, जब हम लोग ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं सॉलिड्स में, तो हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, हम लोग आप लोगों को बताते हैं कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, आप लोगों को बताते हैं कि मॉडुलस ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है, टफनेस क्या होता है, नॉमिनल स्ट्रेस नॉमिनल स्ट्रेन क्या होता है, ये सारी की सारी पोजॉन रेशो क्या होता है, हम लोग ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को बता रहे होते हैं। लेकिन जब हम फ्लूइड्स में आते हैं ना, तो फ्लूइड्स में भी हम लोग जो है वो स्ट्रेसेस को डिस्कस करते हैं। ठीक है? जो कि फ्लूइड्स में हम लोग बेसिकली उस चीज को डिस्कस करते हैं, और हम लोग जो स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं वो शेयर स्ट्रेस होता है। ठीक है? अब हमारे पास जो फ्लूइड्स होते हैं ना, उनमें भी दो कैटेगरीज हैं। एक कैलारी होती है हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड, एक कैलारी होती है हमारे पास न्यूटोनियन फ्लूइड। ये हमारे पास बहुत एडवांस लेवल के हमारे पास जो है कॉन्सेप्ट है। जब आप इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी आओगे, उस वक्त आप लोग जो है वो इनको पढ़ोगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कि अगर आप इसको अभी भी पढ़ोगे तो आपके जो फ्लूइड के कॉन्सेप्ट हैं वो ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। और दूसरे हमारे पास कहलाए होंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स। ये हमारे पास भाई दो फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है? अब होता ये है कि न्यूटोनियन फ्लूइड्स का हमारे पास जो ग्राफ बनता है ना, वो स्ट्रेट लाइन बनता है। और नॉन न्यूटोनियन ग्राफ जो हमारे पास फ्लूइड्स होते हैं, उनका ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से बन रहा होता है। इसमें भी हमारे बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। अब हमारे पास विस्कोसिटी होती है ना, इसको आप इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हो कि हमारे पास जो विस्कोसिटी है वो बेसिकली स्लोप होता है। ठीक है? शेयर स्ट्रेस का और शेयर स्ट्रेन रेट का। ठीक है? किसका स्लोप होता है? अभी du/dx को आप शेयर स्ट्रेन रेट भी कह सकते हो। ठीक है? अभी तक आपके लेवल के ऊपर। तो हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है ना, वो बेसिकली हमारे पास जो होती है वो स्लोप होता है। किस किस का? शेयर स्ट्रेस का, और हमारे पास जो होता है वो शेयर स्ट्रेन रेट का। ये हमारे पास इसका जो स्लोप होता है वो हमारे पास बता रही होती है विस्कोसिटी। ठीक है? और हमारे पास जो न्यूटोनियन फ्लूइड्स होता है, इसकी हमारे पास जो विस्कोसिटी होती है वो कैसी होती है? वो हमारे पास होती है कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। ये हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन होता है, ये हमारे पास जो होता है वो न्यूटोनियन फ्लूइड्स है। अब हमारे पास जो विस्कोसिटी है, ठीक है, इसके अंदर होता ये है कि हमारे पास मिसाल के तौर पे अभी इसका बैकग्राउंड होता है हमारे पास विस्कोसिटी का। ठीक है? अब हमारे पास जो होता है विस्कोसिटी का बैकग्राउंड ये है कि मिसाल के तौर पे आपके पास ये दो लेयर्स हैं। ठीक है? ये कहलारी होगी हमारे पास अपर लेयर, इसको मैं कह रहा हूँ यूएल। और ये कहलारी होगी मेरे पास लोअर लेयर, इसको मैं कह रहा हूँ एलएल। अब अगर हमारे पास ये दो लेयर्स हैं, ठीक है, किसी भी फ्लूइड की, तो ये दूसरे के ऊपर जो है वो शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रही होती हैं। और ये दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों हमारे पास जो लेयर्स हैं फ्लूइड्स की, ठीक है, ये दोनों आपस में रिलेटिव मोशन कर रही होती हैं, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को एक्सीलरेट भी करती हैं, और एक दूसरे को हमारे पास ये डी एक्सीलरेट भी कर रही होती है। ठीक है? खैर, अब हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि जो विस्कोसिटी होती है ना, वो बेसिकली चेंज हो जाती है कि अगर मैं डेंसिटी को चेंज कर दूं। अगर विस्कोसिटी है वो चेंज हो जाती है अगर मैं टेम्परेचर को चेंज कर दूं। और अगर जो विस्कोसिटी है मेरी, वो चेंज हो जाती है अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूं।
इन तीनों चीजों में से मैं कोई भी चीज अप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो विस्कोसिटी है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हमारे पास जो लिक्विड्स की विस्कोसिटी है वो हमारे प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, और ये सारा का सारा हमारे पास बैकग्राउंड है विस्कोसिटी का। क्वेश्चन नंबर 3, द डायमेंशन ऑफ जी इज। अब देखो हमारे पास ये सिनेरियो होता है कि अगर आपने किसी भी चीज की डायमेंशन निकालनी है तो सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप जो होगा उसका फॉर्मूला लिखो। उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है F = G m1, F = G m1, सॉरी, ओके, m1 m2/r²। ठीक है। अब जो है आपको यहाँ से जी की वैल्यू चाहिए, यानी कि जी की डायमेंशन चाहिए, तो आपके पास बन जाएगा G इक्वल्स टू F × r² / m1 m2। अब देखो हमारे पास जो फोर्स है ना, इसकी डायमेंशन आप याद कर लो। ठीक है। याद करना है ना, सेंस ये है कि जब आप इसकी डायमेंशन याद कर लोगे ना तो आपके पास बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अब हमारे पास जो फोर्स होता है ना उसकी डायमेंशन हमारे पास होती है MLT-2। इसकी डायमेंशन आप याद कर लो। तो जहां जहां पे आपके पास फोर्स आएगा आप वहां लिख दो MLT-2। ठीक है। ये जो आर है ये हमारे पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हमारे पास यूनिट मीटर होता है, और मीटर के लिए हमारे पास डायमेंशन यूज होती है एल। ठीक है। और उस एल का स्क्वायर भी हो रहा है तो × L²। अपॉन नीचे भी मास है, आपके पास ये भी मास है। मास का यूनिट आपके पास केजी होता है, केजी के लिए हम लोग जो डायमेंशन यूज करते हैं वो कैपिटल एल एम करते हैं। तो ये हो गया आपके पास कैपिटल M × L²। ओके। नाउ अभी आपके पास जो एल है ये एल एल से मल्टीप्लाई होकर आपके पास बना लेगा L²। ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास M L² T - 2 अपॉन M × M। अब जो ये ऊपर वाला m है ये इस नीचे वाले m को कैंसिल कर देगा, और जो आपके पास ये नीचे वाला m है यानी कि ये वाला, ठीक है, ये आपके पास ऊपर चले जाएगा और नेगेटिव बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास M - 1 L² T - 2। ठीक है। ये बेसिकली आपके पास जो है उसका आंसर है। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आपके पास L² आएगा और L² से मल्टीप्लाई होकर L³ बनाएगा, सो दिस इज L³। तो ये आपके पास का आंसर है, दैट इज M 1 L³ T - 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजिंग देन अल्फा एंड ओमेगा विल बी। अब ये जो सवाल लिया गया है ये लिया गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से। कहाँ से लिया गया है? ये आपके पास से लिया गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसको हम लोग कह रहे होते हैं यूसीएम। अब यूसीएम की कहानी ये होती है आपके पास कि मिसाल के तौर पे आपके पास ना ये एक अदद सर्कल है। अब अगर आपके पास ये एक अदद सर्कल है तो इस सर्कल में हमारे पास बॉडी जो है वो रोटेट कर रही है, और ऐसे रोटेट कर रही है कि हमारे पास जो बॉडी की स्पीड है, आई सेड अबाउट स्पीड, हमारे पास जो बॉडी की स्पीड है, ठीक है, वो कांस्टेंट है, जिसकी वजह से इसके अंदर हमारे पास जो है वो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन इस बॉडी के अंदर आया हुआ है। अब सिनेरियो हमारे पास ये होता है कि ये हमारे पास ओमेगा यानी कि ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है। क्या है? ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, और ये अल्फा ये हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन है। पहली चीज तो ये बताता चलूं कि पास पेपर का एमसीक्यूज है कि हमारे पास ये जो एंगुलर वेलोसिटी है या फिर हमारे पास ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, ये दोनों के दोनों हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। ये पास पेपर का एमसीक्यूज है, ये पास पेपर्स का एमसीक्यूज है कि दोनों के दोनों हमारे पास एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। ठीक है। और इनकी डायरेक्शन हमारे पास अलोंग दी एक्सिस होती है। ठीक है। कैसी होती है? इनकी डायरेक्शन हमारे पास अलोंग दी एक्सिस होती है। एक्सिस बेसिकली हमारे पास जो है वो एक ऐसी लाइन होती है जो कि इमेजिनरी भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है, जो कि किसी भी सर्कल के सेंटर से पास हो, उससे हम लोग कह रहे होते हैं एक्सिस। ठीक है। अब हमारे पास अगर ओमेगा की वैल्यू यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू, अगर हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू हो गई कांस्टेंट, तो हमारे पास बॉडी का जो एंगुलर एक्सीलरेशन है, ठीक है, वो कैसा आता है? बॉडी का एंगुलर एक्सीलरेशन हमारे पास आता है 0। ये कब होगा? जब बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है वो होती है हमारे पास कांस्टेंट, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तभी तो बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा। अब एंगुलर वेलोसिटी खुद कांस्टेंट है तो बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं आ सकता। तो हमारे पास दूसरा केस ये होता है कि अगर बॉडी की जो एंगुलर वेलोसिटी है अगर वो इंक्रीज हो रही हो टाइम के साथ साथ, यानी कि पहले सेकंड में जब बॉडी ने एक रोटेशन कंप्लीट की, तो उस सूरत में अगर मैं मान लूं कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी थी 10 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, फिर बॉडी ने दूसरा रोटेशन कंप्लीट किया, उस वक्त अगर मैं मान लूं कि बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकंड है, तो हर रोटेशन के हिसाब से बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो उस सूरत के अंदर हमारे पास ये होता है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास पैरेलल हो जाती है हमारे पास एंगुलर एक्सीलरेशन की। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सिनेरियो ये है कि हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है बॉडी की अगर वो डिक्रीज हो रही है,
तो हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास अपोजिट इन डायरेक्शन में चली जाती है एंगुलर एक्सीलरेशन के, हमेशा। क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे, और ये दोनों के दोनों हमारे पास जो होते हैं वो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, ठीक है, यानी कि अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है, और मिसाल के तौर पे अगर आप जो डायरेक्शन ले रहे हैं उस डायरेक्शन के हिसाब से आपका पॉइंट आ रहा है अपवर्ड, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी भी आउटवर्ड है और आपके पास जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो भी आउटवर्ड है। लेकिन अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और फिर आप जो है वो अपना राइट हैंड रूल अप्लाई कर रहे हैं, और उस हिसाब से आपका जो थंब है उसकी जो डायरेक्शन है वो आ रही है आपके पास इनवर्ट, तो उस केस के अंदर सिनेरियो ये होगा कि अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो मिसाल के तौर पे अगर आपके पास एंगुलर वेलोसिटी इनवर्ट है, ठीक है, तो आपके पास एंगुलर एक्सीलरेशन आउटवर्ड होगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जो है वो इनकी डायरेक्शन को बताते हैं और थंब यूज करते हैं हम इनकी डायरेक्शन को पता लगाने में। तो अगर बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास इंक्रीज हो रही है तो ये दोनों के दोनों हमारे पास किस डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आपके पास एक कार है जो कि स्टार्ट हुई है फ्रॉम रेस्ट से, उसने एक स्पीड को मेंटेन किया जो कि 20 मीटर पर सेकेंड है, और आपके पास एक फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन है जो कि 30 डिग्री अलाइन है, ठीक है। आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात बतानी है कि आपके पास एक्सीलरेशन क्या होगी। अब देखो, अगर हमारे पास कोई भी बॉडी जो है वो मूव होती है एक इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, तो हमारे पास उस बॉडी का जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करता है, जिसकी वजह से बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास जो होता है वो अपवर्ड आता है, ठीक है। और अगर आपने जो है वो इस केस के अंदर एक्सीलरेशन पता लगानी हो, और एक्सीलरेशन भी किसकी पता लगानी हो, क्या आपके पास फ्रिक्शन लेस इंक्लाइन प्लेन है, तो उस सूरत में हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा। नौ, जी की वैल्यू आपके पास 10 होती है। अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है आपको कि आपने 9.8 लेनी है, तो आपने उसको कंसीडर करना है कि वो 10 है। नौ, थीटा थीटा की वैल्यू गिवन है दैट इज 30 डिग्री, तो यहाँ पे आपके पास आ गया साइन 30। आपके पास जो साइन 30 होता है वो बराबर होता है 1/2 का, यानी कि 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो आपके पास आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमारे पास जो एक्सीलरेशन इंक्लाइन प्लेन पे कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कितनी है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, द फ्रीक्वेंसी ऑफ whistle of an engine is 600 hertz. The engine is moving with 30 meter per second with velocity towards a stationary observer. What is the apparent frequency? ये जो क्वेश्चन लिया गया है डॉपलर इफेक्ट से लिया गया। डॉपलर इफेक्ट का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है दैट इज एफ डैश इक्वल्स टू एफ। और अगर ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये स्टेशनरी है और हमारे पास जो सोर्स है अगर वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है दैट इज एफ डैश इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट वी प्लस, सॉरी वी, यस, वी प्लस वी नॉट अपॉन वी माइनस वी एस। ये जो हमारे पास वी नॉट है ये हमारे पास वेलोसिटी ऑब्जर्वर की, वी एस हमारे पास वेलोसिटी है ऑफ सोर्स की, वी हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड है। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन नहीं है कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, तो आप 330 मीटर पर सेकंड भी यूज कर सकते हो और 340 भी कर सकते हो, ठीक है। वैसे आप 330 भी कर सकते हो, यूजुअली यही यूज हो रहा होता है। वो हमसे कह रहे हैं कि हमारे पास कोई भी जो सोर्स है वो मूव कर रहा है टुवर्ड्स दी स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो इस हिसाब से मेरे पास जो ये वी नॉट की वैल्यू है, मेरे पास जो ये वी नॉट की वैल्यू है जो यहाँ पे आ रही है, ये मेरे पास हो गई 0। तो मेरे पास फॉर्मूला ये बन गया दैट इज एफ डैश इक्वल्स टू एफ वी अपॉन वी माइनस वी एस। नाउ एफ डैश की वैल्यू मेरे पास जो है, सॉरी एफ की वैल्यू मेरे पास 6 है। वी की मेरे पास जो वैल्यू है वो है 330 अपॉन 330, और जो मेरे पास वेलोसिटी ऑफ सोर्स है वो कितना है, वो है 30। ना जब मेरे पास 330 जो है जब वो 30 से माइनस होगा तो मेरे पास नीचे बन जाएगा 300, तो ये हो गया मेरे पास 600 मल्टीप्लाई बाय 330 अपॉन 300, ठीक है। दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे और आपके पास बराबर होता है 3 वन जा 3 होता है और 3 टू जा आपके पास होता है 6। नौ, जब 330 आपके पास 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर आएगा 660 हर्ट्स, यानी कि इसका जो आंसर है वो आपके पास आ रहा होगा 660 हर्ट्स। तो अगर 680 को हम लोग मान लेते हैं कि वो आपके पास राइट आंसर है। सर 680 क्यों मान रहे हैं, 660 आपके पास आंसर है इसी वजह से क्योंकि जब आप 340 मीटर पर सेकंड रख के सॉल्व करोगे, जब आप 340 मीटर पर सेकंड रख के सॉल्व करोगे वेलोसिटी ऑफ साउंड को, ठीक है, तो आपके पास उस केस के अंदर जो आंसर आ रहा होगा वो 680 आ रहा होगा, ठीक है। मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 7, कन्वर्जन ऑफ एसी इनटू डीसी इज नोन एज। अब देखो आपके पास ये जो डिवाइस यूज होती है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर देती है, उसे हम लोग कह रहे होते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का काम बेसिकली आपके पास क्या होता है कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे आपके पास
या तो कोई डायोड लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो कोई भी हायर पोटेंशियल है और ये आपके पास लोअर पोटेंशियल है। तो होगा ये कि जब हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव साइकिल आएगा तो वो कंडक्ट होगा कुछ इस तरीके से, और जब नेगेटिव साइकिल आएगा तो वो ब्लॉक होगा। लेकिन अगर आप डायोड की पोजीशन को चेंज कर दोगे और अगर आप एन टाइप को हाई पोटेंशियल दोगे और पी टाइप को लोअर पोटेंशियल दोगे तो उस केस के अंदर आपका जो पॉजिटिव साइकिल होगा वो हो जाएगा ब्लॉक और नेगेटिव साइकिल आपका हो जाएगा कंडक्ट। ये आपके पास जो डिवाइस होती है इसे हम लोग कह रहे होते हैं रेक्टिफायर, और ये फिनोमेन आपके पास कहला रहा होता है रेक्टिफिकेशन। और आपके पास एक माजी का क्वेश्चन है, वो माजी का क्वेश्चन ये है कि आपके पास जो सिनेरियो था कि कितने मिनिमम डायोड्स चाहिए, कितने मिनिमम डायोड्स चाहिए आपके पास एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपके पास का जो आंसर है वो है टू, कि आपको कम से कम टू डायोड्स चाहिए कि आप ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। रेक्टिफिकेशन हमारे पास ये होता है। नाउ आपके पास एक और डिवाइस होती है जिसे हम लोग कह रहे होते हैं इन्वर्टर। इन्वर्टर के अंदर हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि हम लोग जो है वो डायरेक्ट करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा किसी घरों में अगर सोलर पैनल वगैरह है तो सोलर पैनल के साथ जो है वो लोग इन्वर्टर भी मंगाते हैं ताकि आपके पास जो बैटरीज का डायरेक्ट करंट है, ठीक है, वो ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि बैटरी आपके पास यूजुअली जो होती है वो कम ही वोल्ट होती है। जो ज्यादातर यूजुअली यूजुअली चल रही होती है जो कि तीन लाइट्स और एक बल्ब चलाती है वो 12 वोल्ट तक की होती है, ठीक है। तो अगर आप जो है वो उसको डायरेक्टली कनेक्ट करोगे पंखे के साथ तो आपका पंखा स्लो आरपीएम पे चलेगा। लेकिन अगर आप उस बैटरी को पहले इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करो तो इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर बेसिकली जो है वो उसको हाई वोल्टेज फराहम करके आपका जो पंखा है उसको वो तेज चला देगा। खैर, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। Stationary waves of frequency 300 Hz are formed in a medium in which the velocity of the sound is 1200 मीटर पर सेकंड। The distance between node and antinode। अब देखो आपके पास नोड क्या होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास ये कोई एक वेव है जो कि इस तरीके से चल रही है, ये इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। अब आपके पास जो ये पॉइंट के लारे होते हैं ना, ये आपके पास वेव है, और आपके पास जो ये पॉइंट के लारे होते हैं ना, ये होता है नोड, ये भी होता है नोड, और ये भी होता है आपके पास नोड। आपके पास नोड बेसिकली वेव का वो पार्ट होता है जहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो मिनिमम होती है। बाज बुक्स में ऐसा भी लिखा हुआ होता है कि आपके पास जो नोड, आपके पास वो पार्ट होता है वेव का जहां पे आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाए, ठीक है। और एंटी नोड बेसिकली आपके पास जो है वो पार्ट होता है वेव का जहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो होती है बेसिकली आपके पास मैक्सिमम, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास कहला रहा होता है एंटी नोड, और ये आपके पास कहला रहा होता है एंटी नोड, ये वाले जो पॉइंट्स है। सुनो, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इसे हम लोग कह रहे होते हैं लैम्डा बाय 4। ये क्या है, एल इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 आपके पास है डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड नोड या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द एंटी नोड एंड एंटी नोड इसे हम लोग कह रहे होते हैं एल इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। एल इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 टू क्या है, एल इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 है आपके पास द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड नोड, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द नोड, सॉरी द डिस्टेंस बिटवीन द एंटी नोड एंड एंटी नोड, या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड नोड। ये हमारे पास कहला रहा होता है दैट इज एल इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। और एल इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4 आपके पास होता है द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड। इट इज नोन एज एल इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4, इसका फॉर्मूला है। नाउ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे इसकी वेवलेंथ, ठीक है, कैसे निकालेंगे, v इक्वल्स टू एफ लैम्डा से निकालेंगे। नाउ लैम्डा इक्वल्स टू वी बाय एफ होता है। अब जो वेलोसिटी आपको गिवन की हुई है वो गिवन की हुई है 1200 मीटर और पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन की हुई है 300। ना दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, थ्री वन से थ्री होता है और थ्री फोर से आपके पास होता है 12, यानी कि जो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ रही है 4 मीटर। और आपसे पूछा गया है डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड, यानी कि आप जो फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे वो करोगे एल इक्वल्स टू लैम्डा बाय 4। लैम्डा की जगह पे 4 रखोगे, नीचे भी 4 रखोगे, आपके पास आंसर आएगा 1 मीटर। लेकिन अगर मैं आपसे ये नहीं कहता द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड एंटी नोड, मैं आपसे कहता द डिस्टेंस बिटवीन द नोड एंड नोड निकालिए या फिर द डिस्टेंस बिटवीन द एंटी नोड एंड एंटी नोड निकाले, तो इस सूरत के अंदर हमारे पास जो आंसर होता वो बेसिकली होता है दैट इज एल इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2। लैम्डा की जगह पे 4 आ गया, नीचे 2 आ गया, 2 वन जा 2 और 2 टू जा 4, यानी कि उस सूरत के अंदर आपके पास आंसर आता है 2 मीटर। लेकिन अभी कितना आएगा, 1 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ ब्लैक बॉडी देन व्हाट विल बी इम्पैक्ट ऑन द वेवलेंथ। अब आपके पास सिनेरियो ये होता है, ये ब्लैक बॉडी से सवाल है, लिखा हुआ भी है, मॉडर्न फिजिक्स से आपको क्वेश्चन लिया गया है। अब ब्लैक बॉडी क्या होती है, ब्लैक बॉडी आपके पास कोई भी एक ऐसी बॉडी होती है जो कि तमाम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करे और उन्हीं तमाम रेडिएशंस को री एमिट भी कर ले, ठीक है, लेकिन डिफरेंट 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 टेम्परेचर के ऊपर करें। तो ऐसी बॉडी को हम लोग कह रहे होते हैं
परफेक्ट ब्लैक बॉडी। ठीक है। अब आपके पास सिनेरियो ये होता है कि इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। ठीक है। अब हमारे पास जो है इसी वजह से नहीं है क्योंकि उसका जो कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। अब ब्लैक बॉडी को हम लोग ना खुद एज्यूम करते हैं, और जो हम लोग जो है वो जो पढ़ते हैं अपनी बुक्स में वो कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमारे पास ये एक स्पेयर होता है। क्या होता है? ये हमारे पास स्पेयर होता है। अब स्पेयर जो मैंने बनाया है आप देख सकते हो यहाँ पे ना बहुत छोटा नैरो जो है वो आपके पास होल है। ठीक है। इस होल को हमारी बुक वाले कह रहे होते हैं कैविटी, और इसे ही हम लोग ब्लैक होल कह रहे हैं। ठीक है। अब होता ये कि अगर आपने इस होल के अंदर, इस कैविटी के अंदर, इस ब्लैक होल के अंदर या फिर ब्लैक बॉडी के अंदर, ठीक, आपने जो है वो कोई रेडिएशन फेंकी कुछ इस तरीके से, तो जब रेडिएशन इस स्पेयर के अंदर जाएंगी, ठीक है, और यहाँ पे आपने कार्बन लैंप लिया हुआ है, तो जब रेडिएशन जो है जब वो इस लैंप के अंदर जाएंगी तो वो कुछ इस तरीके से वाइब्रेट होती हुई नजर आएंगी, इस तरीके से। और वो इसके अंदर जो है वो घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी, घूमती रहेंगी। ओके। और इसके अंदर से वो कभी भी जो बाहर है वो नहीं निकल सकती। तो ये जो बेसिकली आपके पास होता है ना, ये होल, क्योंकि इस होल के अंदर से आपके पास जो है वो रेडिएशन गई थी और बाहर नहीं निकली, तो ये होल बेसिकली आपके पास कराएगा ब्लैक होल, लिख ब्लैक बॉडी। ठीक है। और अगर हम लोग इसी स्पेयर को, ये जो आपके पास पूरा स्पेयर है, कोई सा भी स्पेयर हो सकता है, अगर ये आपके पास कोई सा भी स्पेयर है और अगर हम जो है वो इसको हीट दें, हीट देने के नतीजे में क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा। फिर क्या होगा? फिर हमारे पास सिनेरियो ये होगा कि हमारे पास जितनी रेडिएशंस इस स्पेयर ने एब्जॉर्ब की थी या इस होल के अंदर से निकली थी, वो दोबारा इस होल के अंदर से वापसी निकल जाएंगी। ओके। ये इससे हम लोग कह रहे होते हैं एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी। तो हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि हम अगर जो है वो ग्राफ बनाएं, तो यहाँ पे हमारे पास चल रही होती है इंटेंसिटी और यहाँ पे हमारा वेवलेंथ चलती है, तो फ्रीक्वेंसी चलती है, ये बात है इस केस के अंदर। अब हमारे पास सिनेरियो ये होता है कि इंटेंसिटी क्या होती है। इंटेंसिटी हमारे पास ये होती है कि किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ में जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, अगर आप उतने ही नंबर ऑफ फोटॉन्स को ऐड कर लोगे तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है? तो वो इंटेंसिटी कहलाती है बेसिकली आपके पास। और आपके पास जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, समथिंग लाइक दैट। अब इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारे पास वीन्स डिस्प्लेसमेंट साहब से पूछा गया। वीन्स डिस्प्लेसमेंट साहब ने कहा था कि यहाँ पे जो वेवलेंथ एमिट हो रही है ना, जो ये रेडिएशन जो है, हर पर्टिकुलर रेडिएशन की आपके पास क्या होती है, वेवलेंथ होती है। अब रेडिएशन क्या होती है? रेडिएशन आपके पास एनर्जी कैरियर्स होते हैं। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी हो सकती हैं, वो पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। पार्टिकल्स में भी कौन से पार्टिकल्स हो सकते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन। तो जब आप इनको जो है वो मूव कराएं बाय अप्लाइंग सम एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, तो जब ये मूव हो तो ये रेडिएशन कहलाती है। और हमारे पास जो ग्राफ है वो इंटेंसिटी और वेवलेंथ का बनता है। इंटेंसिटी हमारे पास ये होती है किसी भी पर्टिकुलर वेवलेंथ में जितने भी नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, अगर आप उनको ऐड कर लोगे तो वो इंटेंसिटी कहलाती है। अब हमारे पास द एरिया अंडर इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ ग्राफ ऑफ द ब्लैक बॉडी, ये हमारे पास कहला रही होती है टोटल एनर्जी। ठीक है। सारे के सारे जो हमारे पास जो ये कॉन्सेप्ट है ये एग्जामिनर हमसे पूछता है। अब व्हील डिस्ट्रीब्यूशन साहब ये कहते हैं कि अगर हम लोग जो है हर पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर अगर ऐसा ग्राफ देखोगे बुक के अंदर, तो हर पर्टिकुलर टेम्परेचर के अंदर जो है वो आपको एक पीक मिलती है। हर पर्टिकुलर डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको जो है वो पीक मिलती है इस वेव की। ठीक है? और हमारे पास जो वेवलेंथ होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। यानी कि अगर हम लोग जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब ये है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास जो पीक होती है इस वेव की, यानी कि ये हमारे पास जो पीक होती है इस वेव की, वो मूव हो जाती है टुवर्ड्स शॉर्टर साइड इस तरीके से। ये हमारा पूरा का पूरा जो लॉ है वो कहला रहा होता है वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास होगा डिक्रीज, कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वेवलेंथ हमारे पास क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। सिमिलरली जो विस्कोसिटी है वो भी यही होती है, टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है, विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 10, अगर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, ठीक है, और उसको डबल करेंगे, तो आप ये बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग बेसिकली इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि आपके पास एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर होता है। और कूलम्स की फोर्स को भी हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, एफ इक्वल्स टू के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर। यानी कि इन दोनों में हमारे पास जो है वो सिमिलैरिटीज मौजूद होती हैं। तो अगर हम लोग जो है वो एफ इक्वल्स टू जी एम वन एम टू ओवर आर स्क्वायर अप्लाई करें, और मुझे पता है कि जो फोर्स है वो डिस्टेंस के
इनवर्सली प्रोपोर्शनल और साथ ही साथ उसका स्क्वायर है, यानी कि जो फोर्स है वो इधर इनवर्स स्क्वायर रिलेशन को ओबे कर रही है, ठीक है। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर स्क्वायर। तो अगर हम लोग जो है वो रेडियस की वैल्यू को या फिर डिस्टेंस की वैल्यू का अगर हम लोग डबल करेंगे, ठीक है, इधर डिस्टेंस है नॉट रेडियस, अगर डिस्टेंस की वैल्यू को हम लोग डबल करेंगे तो जो फोर्स है, ठीक है, वो उसका स्क्वायर टाइम्स कम होगी। अब अगर हम डिस्टेंस की वैल्यू को डबल कर रहे हैं, यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू को टू कर रहे हैं, डबल का मतलब टू होता है, डिस्टेंस की वैल्यू को अगर हम लोग टू कर रहे हैं, ठीक है, टू का स्क्वायर करें, टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर होता है, यानी कि जो फोर्स है वो हमारे पास फोर टाइम्स कम हो जाएगी, विच इज 1/4 इज द राइट आंसर। दिस इज ऑल अबाउट कि वो क्वेश्चन जो कि एनईटी के पास पेपर्स में आए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। जजाकल्ला, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।